जज्बात के भवसागर में आज नमस्कार। जज्बात के भवसागर में आज एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एक कहानी और की कड़ी में आज फिर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी एक नई कहानी के साथ। जैसा कि मैंने पिछले बार ही बता दिया था कि आज की मेरी कहानी वह अजीब सी लड़की है और मेरी ये कहानी वनिता कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई है। मैं ये कहानी सुनाऊंगी आपको, लेकिन उसके पहले मुझे आज जज्बात के भवसागर की संस्थापिका स्मिता जी की एक कहानी मिली जो कि मुझे आज के समय के लिए बहुत अच्छी लगी। क्योंकि नवरात्रों का समय चल रहा है, तो नवरात्रों के समय में ये कहानी जब मुझे दिखी तो मुझे लगा कि आज मुझे इस कहानी से ही शुरुआत करनी चाहिए। ये कहानी आज के परिवेश के लिए, आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सही है। आप इस कहानी को सुनिए और सोचिए कि ये कहानी क्या कहना चाहती है। कहानी मैं सुना रही हूँ और इसके बारे में सोचना आप पाठकों का और श्रोताओं का काम है, जो कि नवरात्रों के परिप्रेक्ष्य में बहुत सही और सटीक है। कहानी का शीर्षक है आखिर क्यों और कब तक। आज नवरात्र का पहला दिन है और गीता अभी तक नहीं आई। कितना समझाया था उसे कि कल जल्दी आना। पूरे घर के साथ पूजा घर की भी सफाई करनी है, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। सबको अपनी पड़ी रहती है। बड़बड़ करती हुई अपने ही उधेड़ बुन में उलझी स्वाति जल्दी जल्दी काम किए जा रही थी। उसकी झल्लाहट और बड़बड़ से ही समझ में आ रहा था कि वो कुछ परेशान है, क्योंकि आमतौर पर वो एक खुशमिजाज और मस्तीखोर महिला थी। शायद रात की टेंशन का असर था। रवि ने कितना कुछ सुनाया था उसे। कभी उसे लगता कि शायद पितृत्व सुख से वंचित रहने के कारण रवि में इतनी कड़वाहट भर गई है। तो क्या उसके जीवन में भी मातृत्व सुख का अभाव नहीं था? अपनी सारी परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए वो खुश रहना चाहती थी, तो रवि क्यों नहीं? फिर उसने सोचा, अरे नहीं, कोई और बात होगी। शायद ऑफिस का कोई टेंशन होगा। वो बार बार अपने मन को समझाना चाह रही थी कि जरूर किसी और का गुस्सा उस पर उतर रहा है, लेकिन फिर भी वो उन बातों को भुला नहीं पा रही थी। तभी कॉलबेल ने ट्रिंग ट्रिंग की आवाज लगाई। स्वाति ने भी जोर से आवाज लगाई, अरे कोई है, दरवाजा तो खोल दे। और फिर बड़बड़ करती हुई खुद ही दरवाजे की ओर चल दी। देखा तो गीता ही थी। पहले तो स्वाति ने अपना गुस्सा दिखाना चाहा, लेकिन गीता के सिर पर पट्टी बंधी देखकर वो घबरा गई। चिंता से भर उसने गीता को अंदर आने को बोला और खुद उसके लिए पीने का पानी लेने चली गई। पानी देते हुए उसका चेहरा ही देखे जा रही थी। कितनी दुखी और बीमार सी लग रही थी वो। स्वाति पूछना चाह रही थी कि क्या हुआ, लेकिन गीता के आंसुओं को देखकर वो उससे कुछ पूछ न सकी। गीता ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया, दीदी मैं तो एकदम परेशान हो गई हूँ। कभी कभी मन करता है कि फांसी लगा लूं या किसी ट्रेन की पटरी के नीचे आ जाऊं, लेकिन बस बच्चों का मुंह देखकर रुक जाती हूँ। रोज यार दोस्तों के साथ चढ़ाकर आता है और अपनी सारी सनक मेरे ऊपर निकालता है। देखो न दीदी, कल तो ईंट चलाकर मार दिया। थप्पड़, लात, चप्पल और डंडे से तो न जाने कितनी बार मार चुका है। और पता है, सुबह उठकर कहता है कि तुझे दूसरों के घरों की बड़ी चिंता रहती है, अपने घर में भी तो पूजा की तैयारी करा दिया कर। पता नहीं आज से नवरात्र शुरू हो रहा है। दीदी मेरा पति दुर्गा माँ का बहुत बड़ा भक्त है, बड़े विधि विधान से पूजा करता है। बस यही सब करते करते देर हो गई है। आप परेशान न हो दीदी, मैं फटाफट सारे काम निपटा दूंगी। गीता बिना रुके बोले जा रही थी। स्वाति भी अपलक उसको देखे जा रही थी। कैसी औरत है ये, सिर पर इतनी गहरी चोट लगी है और अपने घर का काम निपटाकर मेरे पास आ गई है काम करने। वह मन ही मन गीता की हिम्मत को देख नतमस्तक हुई जा रही थी। उसे लगा कि वो रवि की जली कटी बातों से इतनी आहत हो जाती है
तो ये गीता किस मिट्टी की बनी है, या इसके अंदर स्वाभिमान नाम की चीज ही नहीं है? गीता ने फिर कहा, बोलो न दीदी। तब जाकर स्वाति की तंद्रा टूटी। दोनों लग गईं जल्दी जल्दी काम निपटाने में। तब तक रवि भी सुबह का 2 गिलास गर्म पानी, 1 कप चाय, योग, ध्यान, अखबार पढ़ना इत्यादि निपटाकर नहाकर आ गए। स्वाति ने पूजा की सारी सामग्री पूजा घर में रख दिया था। फिर भी बार बार यही सोच रही थी कि कहीं कुछ भूल तो नहीं रह गई, कहीं कोई चूक तो नहीं हो गई, फिर से रवि का मूड तो नहीं खराब हो जाएगा। वो भी तो माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त है, विधि विधान से पूजा करता है। खैर, शांति से पूजा पाठ संपन्न हो गया। रवि तो पूजा में व्यस्त रहा, लेकिन स्वाति का मन कहीं और ही विचल रहा था। वह लगातार दुर्गा माँ की तस्वीर की ओर देखे जा रही थी। शायद वो देवी माँ से पूछना चाह रही थी कि आखिर आप में ऐसी क्या बात है जो सभी लोग आपको पूछते हैं और हम जैसी सांस लेती स्त्रियां इतनी तिरस्कृत क्यों होती हैं? आखिर क्यों और कब तक? यह एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, सदियों से बना हुआ है, अभी भी बना है और आगे न जाने कितने वर्षों तक बना रहेगा कि जिस नारी शक्ति की हम आराधना करते हैं, जिनको हम पूजते हैं, उनके साथ इस धरती पर क्या क्या दुर्व्यवहार और अत्याचार होते चले आ रहे हैं, इसके समापन का हमें एक इंतजार है। स्मिता जी की इस कहानी के बाद अब मैं अपनी कहानी वह अजीब सी लड़की आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। वह अजीब सी लड़की वनिता प्रतियोगिता में पुरस्कृत कहानी है और सस्पेंस भरी कहानी है। एक बहुत वक्ता एक बहुत चुप रहने वाले का साथ जब पड़ जाए तो क्या होता है, दोनों का आपस में किस तरह से बात होती है और दोनों का आमना सामना, एक चुप रहने वाला और एक बहुत वाचाल। बस इस कहानी में इस तरह से इन दोनों के आमने सामने होने से किस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, कहानी किस मोड़ तक पहुंचती है, ये सब आप कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आएगी और आप इसके बारे में अपने विचार मुझे बताइएगा। वह अजीब सी लड़की। रास्ता छोड़िए, हटिए रास्ते से। दिख नहीं रहा है क्या? दोनों हाथों में ट्रे पकड़े कब से खड़ी हूँ। भगवान ने भी न जाने कैसा पड़ोसी भेजा है। एक अनजान लड़की को घर के दरवाजे पर चाय की ट्रे लिए खड़ा देख मैंने सवालिया नजर से उसे देखा। अब घूरिए मत, पड़ोसी हूँ आपकी, चाय लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। मम्मी ने जबरदस्ती भेजा है। उन्हें ये शौक है पड़ोसियों से रिश्ता निभाने का। मेरा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है इन बातों में। अजीब लड़की है यह, पहली बार कोई इस तरह से बात करता है। मन ही मन सोचते हुए मैंने किनारे हटकर उसे अंदर जाने का रास्ता दे दिया। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। मम्मी ने आप लोगों के लिए चाय और पोहे भेजा है। आप लोग आराम से चाय पीकर अपनी थकान मिटाइए, मैं थोड़ी देर बाद आकर बर्तन ले जाऊंगी। वह जैसे धड़धड़ाती हुई अंदर आई थी वैसे ही बंद कार्टन के ऊपर चाय की ट्रे रखकर वापस चली गई। किसकी लड़की है यह? न कुछ पूछा न बताया और चुपचाप चाय नाश्ता रखकर चली गई। मम्मी पापा एक एक कर एक दूसरे को नजर से देख ही रहे थे कि वह लड़की आधे रास्ते से वापस आ गई। मम्मी ने कहा था कि चुपचाप नाश्ता रखकर चली मत आना, अपना परिचय दे देना, और मैं हड़बड़ी में सब कुछ भूल भाल कर चली गई। मैं उर्वशी हूँ और हम बगल वाले घर में रहते हैं। आप लोगों के आने से मम्मी को बहुत खुशी हुई है। बहुत दिनों से यह घर खाली पड़ा हुआ था ना। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता घर खाली रहे या कोई रहे, पर मम्मी रोज कहती थी कि कोई आ जाए इस घर में तो रौनक हो जाए। अब हो गई उनकी रौनक और मेरी मुसीबत। अब वो रोज कुछ न कुछ बनाकर मुझे यहाँ भेजा करेंगी। आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं, मम्मी जैसे अच्छे पड़ोसी मिले हैं आप लोगों को। कहकर वह जोर से हंसी और चलती हुई कहकर दोबारा चली गई। लेकिन 2 ही पल बाद दरवाजे से फिर वापस आ गई।
और एक बड़े से कार्टन को हाथ से दबाते हुए उसने पूछा, इस कार्टन पर बैठ जाऊं? कुछ टूटने वाला सामान तो नहीं है इसके अंदर? और हमारे कुछ जवाब देने से पहले ही उस पर बैठते हुए बोली, होगा भी तो कौन सा मेरे भार से टूटने वाला है। मम्मी कहती है कि मुझसे भारी तो रुई के फाहे होंगे। आंटी जी, मैं यहाँ बैठ इसलिए गई हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मम्मी ने मुझे कुछ और भी कहने को कहा था जो कि मैं भूल रही हूँ। अब वापस चली गई तो एक तो उनकी डांट खानी पड़ेगी, दूसरे दोबारा आना पड़ेगा। इसलिए सोचा थोड़ी देर रुक ही जाऊं, शायद बात याद आ जाए। अरे, आप लोगों ने चाय पीनी शुरू नहीं की अभी तक? ठंडी हो जाएगी, कहते हुए उसने कप हम सबकी ओर बढ़ा दिया। देखिए, बैठने का फायदा हुआ ना। बात याद आ गई मुझे। मम्मी ने कहा है कि मैं आप लोगों से कह दूं कि आप लोग डिनर की चिंता ना करिएगा, क्योंकि डिनर वे बनाकर भेज देंगी। मैं ही लेकर आऊंगी, क्योंकि उनकी पार्सल गर्ल हूं ना मैं तो मना कर रही थी। कह रही थी कि आसपास इतने सारे टिफिन सर्विस वाले हैं, रेस्टोरेंट हैं, उनके फ़ोन नंबर दे देती हूँ, मंगवा लेंगे वो लोग अपने आप अपना खाना। पर मम्मी माने तब तो। वे तो बस दूसरों के लिए कुछ करने का मौका ढूंढती रहती हैं। मैंने घड़ी पर निगाह डाली। पूरे 20 मिनट हो चुके थे इस लड़की को घर में आए हुए, पर इस 20 मिनट में 1 मिनट के लिए भी उसका मुंह बंद नहीं रहा और उसने मम्मी पापा को कुछ भी पूछने का मौका नहीं दिया। चाय चूँकि ठंडी हो चुकी थी, इसलिए हमने लंबे लंबे घूंट भरकर चाय का कप खाली कर दिया। कप जो ही हमने नीचे रखा, उसने झटपट कप उठा लिया और बोली, कप मैं लेकर जा रही हूँ, कटोरियाँ फिर कभी ले जाऊंगी बाद में। अगर मैंने कप यहाँ छोड़ा तो आप लोग सामान इधर उधर करने में हमारा कप तोड़ देंगे। हमारा तो सेट खराब हो जाएगा, इसलिए इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कप लेकर वह चली गई तो हमने इस उम्मीद से थोड़ी देर दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए रखा कि अभी वो फिर से वापस ही आती होगी। पर जब कुछ देर तक वापस नहीं आई तो हम तीनों के मुंह से एक साथ ही निकल पड़ा, बड़ी अजीब सी लड़की है। मेरा ट्रांसफ़र इलाहाबाद से कानपुर हुआ था। मम्मी पापा के साथ कानपुर में किराए पर लिए इस घर पर हमारा सामान ट्रक से उतरा ही था, तभी वह लड़की जिसने अपना नाम खुद ही उर्वशी बता दिया था आ पहुंची थी। वह चाहे कितनी भी अजीब रही हो, पर उसके लाए चाय नाश्ते ने हमारे थके शरीर में जान डाल दी थी और हम स्फूर्ति के साथ सामान की सिटिंग में लग गए थे। टिंग टोंग, अपने मुंह से ही बेल की आवाज़ करती हुई वह लड़की 8 बजे फिर हाजिर थी और इस बार उसके हाथ में थे 2 बड़े-बड़े कैसरोल। डिनर ले आई हूँ, राजमा और रोटियाँ हैं। मम्मी तो चावल बना रही थी, पर मैंने ही कहा रोटियाँ बना दो। कहीं शुगर वगर हुआ उन लोगों को तो दोबारा रोटी बनाकर भेजनी पड़ेगी। रोटी ही ठीक रहता है, खाकर शुगर वाले भी खुश होते हैं और बिना शुगर वाले भी खुश होते हैं। अरे वाह, काफ़ी सामान लगा लिया है आप लोगों ने इतनी ही देर में। कैसरोल पास की ही कुर्सी पर रखकर वह अब घूम घूम कर हमारे घर का निरीक्षण करने लगी थी। आंटी जी, अंकल जी, आप लोग यह कमरा लीजिएगा। बुजुर्गों के लिए यह कमरा ठीक रहेगा, आप लोगों के लिए और आपके लिए वह कमरा ठीक रहेगा। उसने मेरी तरफ देखते हुए कॉर्नर वाले कमरे की तरफ इशारा किया था। तुम्हें वास्तु ज्ञान है क्या बेटा? मम्मी ने बहुत उत्साहित होकर पूछा। जी आंटी, थोड़ा बहुत है, पर वास्तु की सलाह मैं उसे देती हूँ जो जबरदस्ती लेना चाहता है। मैं खुद ना वास्तु के चक्कर में पड़ती हूँ और न किसी को ही डालती हूँ। आप लोगों को यह सलाह मैं वास्तु के आधार पर नहीं दे रही हूँ, बल्कि आप लोगों के स्वास्थ्य और सुविधा का ख्याल रख कर दे रही हूँ। उस कमरे की एक्चुअली एक खिड़की पार्क की तरफ खुलती है और वह पूरब दिशा है। उधर से ताज़ी हवा हमेशा कमरे की ओर आएगी, जिससे आपका कमरा हमेशा शुद्ध रहेगा और आपके स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ेगा। और पार्क की तरफ खुलने की वजह से जब आप पार्क में खेलते हुए बच्चों को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और सुबह शाम सैर करते हुए लोगों को देखकर आपको भी सैर पे जाने का मन करेगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसके बाद वह धीरे से मेरी ओर मुड़ी और धीरे से बोला, और आपके कमरे की एक खिड़की गर्ल्स कॉलेज की तरफ खुलेगी। आपकी सुबह शाम भी बहुत अच्छे से गुजरेगी। उसने इतनी धीरे से मुझसे कहा कि मैं हड़बड़ा गया।
पहली ही मुलाकात में कोई लड़की इतनी बेतकल्लुफ हो सकती है, यह तो मेरी सोच से परे था। हे भगवान, कैसी लड़की है यह। उसके जाते ही मैं मम्मी पर भड़क उठा। मम्मी, इससे और इसके घर वालों से दूर रहिएगा। आज का खाना पीना ले लिया, बहुत हो गया। कल से कुछ भी लेकर आए तो उल्टे पांव वापस कर दीजिएगा। मुझे तो खासकर इन लोगों से दूर ही रखिएगा। अभी बता दे रहा हूँ, कल से अगर यह लड़की घर में आई तो मैं चुपचाप अपने कमरे में चला जाऊंगा। आप मुझसे नाराज मत होइएगा। मुझे शुरू से ही लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं था। फिर ऐसे बिना मतलब बातें करने वाले और दूसरों के घरों में इंटरफियर करने वालों से तो मुझे सख्त नफरत थी। हालांकि मम्मी को मेरा अनसोशल होना पसंद नहीं था, पर अब उन्होंने मुझे रोकना टोकना छोड़ दिया था। बेमन से ही सही, मेरे स्वभाव को उन्होंने स्वीकार कर लिया था शायद। मैं पंजाब नेशनल बैंक में पीओ की पोस्ट पर नियुक्त हुआ था 3 साल पहले। पढ़ाई में शुरू से ही मैं बहुत तेज था। सपने तो मैंने प्रशासनिक सेवा के देखे थे, पर 2 बार लिखित परीक्षा तक ही पहुंच पाया। इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद बैंक पीओ में मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैंने वहीं ज्वाइन कर लिया। बचपन से सब मुझे जीनियस कहा करते थे। शायद इस वजह से ही मेरे अंदर थोड़ा सा घमंड भर गया था। हर एक को अपने से कमतर आंकने की मेरी आदत पड़ गई थी। दिन रात किताबों और कंप्यूटर में सिर गड़ाए मैं दुनियादारी को बहुत फालतू चीज़ समझता था। मम्मी की चलती तो वो कब का मेरे लिए बहू ले आई होती, लेकिन मुझे लिए अपने लिए कोई परफेक्ट मैच मिला ही नहीं। मुझे तलाश थी ब्यूटी विथ ब्रेन की, और वो भी एक ऐसी लड़की में जो सास ससुर की सेवा भी एक पैर पर खड़ी होकर करे। अब ईश्वर ने कोई ऐसा अनोखा पीस बनाया ही नहीं था, तो इसमें मेरी क्या गलती थी। और यह बात मम्मी को समझ में नहीं आती थी, इसलिए शादी को लेकर गाहे बगाहे वह मुझ पर अपना गुस्सा उतारा करती थी। दूसरे दिन सुबह पेपर वाले के बेल बजाने से हमारी नींद खुली। खाली पड़े घर में किसी के आ जाने का संकेत बाहर से पाकर उसने बेल बजा दी थी। सर, पेपर लगवाना है? हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण डाल दिया करो, मैंने कहा। कोई मैगजीन? हिंदी इंग्लिश कोई भी, सारी मैगजीन मंगवाती हमारी एजेंसी। मम्मी ने उसकी बात सुनी तो अंदर से ही बोली, हाँ, हिंदी मैगजीन चाहिए, पर अगले महीने से। इस महीने तो सारा समय घर की सेटिंग में निकल जाएगा और पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। आंटी, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों की बहुत सारी मैगजीन लेती हूँ। एक बार पढ़ने के बाद सारे नए के नए ही पड़े रहते हैं। मैं दे जाया करूँगी आपको। आप न लीजिएगा पेपर वाले से, बिना मतलब पैसे वेस्ट हो जाएंगे। मम्मी की बात सुनते ही बगल के घर से यह आवाज़ आई थी। मैंने और मम्मी ने एक साथ पलटकर उधर देखा तो कार की ड्राइविंग सीट पर बैठी लड़की धीरे धीरे अपनी कार रिवर्स करके गेट से बाहर करते हुए हमसे ही बात कर रही थी। वह शायद जल्दी में थी, इसलिए रुकी नहीं, केवल हाथ से बाय का इशारा करती हुई निकल गई। यह तो कल वाली ही लड़की लग रही थी, मम्मी बोली। लग तो उसके जैसी रही थी, पर यह उसकी बहन होगी, मैंने कहा, क्योंकि इस लड़की और कल वाली लड़की का कोई मेल नहीं था। कहाँ वह बेसिर पैर की बात करने वाली बकबकी लड़की, और कहाँ कलकदार साड़ी में लिपटी आत्मविश्वास से भरी यह चुस्त दुस्त लड़की। पर यह इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही होगी? माँ ने मुझसे ऐसे पूछा जैसे कि मुझे बताकर जा रही हो। पर मेरा भी दिमाग यह सुनिश्चित करने में लगा था कि यह कल वाली ही लड़की थी या उसकी बहन। शक्ल से तो कल वाली लड़की ही लग रही थी, पर जिस तरह से बात की है इसने, उससे तो यह लग नहीं रहा है कि यह कल वाली लड़की हो सकती है। खैर, कोई भी हो, मुझे क्या, सोचते हुए मैं तैयार होने के लिए अंदर चला गया। मुझे इंटरनेट का कनेक्शन भी लेना था। कौन सा कनेक्शन लूँ यह जानने के लिए किसी पड़ोसी से राय लेना भी ज़रूरी लग रहा था। इसलिए शाम को मैं बार बार बाहर निकलकर देख रहा था कि कोई पड़ोसी दिखे तो मैं उससे राय ले सकूं। पर काफ़ी देर तक जब कोई नहीं दिखा तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, बगल वाले घर से उर्वशी को ही आवाज़ देकर कहिए कि अपने भाई को भेजे, जिससे मैं उससे पूछ सकूं कि कौन सा इंटरनेट का कनेक्शन लेना ठीक रहेगा। पर मम्मी की आवाज़ देने पर उर्वशी ही बाहर आई। जी आंटी, बेटा अनिरुद्ध को इंटरनेट का कनेक्शन लेना है, उसकी जानकारी लेनी थी।
कोई हो तो भेजना जरा। मम्मी का मतलब किसी पुरुष को भेजने से था। आई तो हूं मैं इतनी लंबी चौड़ी, पूछिए क्या पूछना है। उसने मम्मी की बात का जवाब उनके पीछे खड़े मुझे देखते हुए कहा और जोरदार ठहाके के साथ हंस पड़ी। पागल कहीं की, इसके साथ सिर खपाने से तो अच्छा है मैं कल बैंक में पता कर लूंगा किसी से। सोचकर उसे इग्नोर करते हुए मैं अंदर जाने को मुड़ा, तब तक उसकी आवाज़ सुनाई दी। इंटरनेट का कनेक्शन लेना है ना? एयरटेल का ब्रॉडबैंड अच्छा है। 800 के प्लान में 50 MBps की स्पीड और 1000 GB डाटा मिलता है। हमने यही लगवा रखा है। उसकी बात मैंने सुन तो ली, पर बदले में उस पर नज़र ऐसी डाली कि उसको साफ साफ समझ में आ गया कि उसकी दी सलाह को मैंने कोई तवज्जो नहीं दिया है। हालांकि एक आध और लोगों से पता करने पर भी सबने एयरटेल को ही प्रेफर किया और मैंने लगवाया भी वही। पर जब दूसरे दिन उर्वशी ने यह जानना चाहा कि मैंने कनेक्शन ले लिया है या नहीं, तो मैंने कहा कि मैंने कई लोगों से बात की और सभी ने जब एयरटेल को ही अच्छा बताया तो मैंने वही लगवा लिया है। मुझे सोचकर बड़ा अच्छा लग रहा था कि वह समझ तो गई होगी, केवल उसकी सलाह पर ही मैंने विश्वास नहीं किया है। पर मम्मी पापा तो उर्वशी और उसके मम्मी जैसे हेल्पफुल पड़ोसी पाकर धन्य हो गए थे। किसी नई जगह पर ऐसे पड़ोसी मिल जाए तो वहाँ एडजस्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। किसी भी समस्या का समाधान चटपट हो जाता है। सामान की सेटिंग हो जाए तो एक दिन उन लोगों को खाने पर बुला लेना। बहुत मदद की है इन लोगों ने हमारी। खाने पीने के बहाने एक दूसरे को और अच्छी तरह जान लेंगे और धन्यवाद भी कर लेंगे उन्हें, पापा ने मम्मी से कहा। बुलाना होगा तो किसी वर्किंग डे में लंच पर बुला लीजिएगा ताकि मैं ना रहूं घर में। ऐसे लोगों को झेल पाना मेरे वश की बात नहीं है मम्मी। चूंकि प्रस्ताव पापा ने रखा था इसलिए मैंने अपने स्वर में भरसक संयम बरतते हुए कहा। अगर यही बात मम्मी ने कही होती तो मेरा रिएक्ट करने का तरीका कुछ और ही होता। अनिरुद्ध, लोगों को इतना इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है बेटा। पापा, मैं सबको तो इग्नोर नहीं करता, पर उस लड़की से मुझे ना जाने क्यों प्रॉब्लम होती है। उसने अपना फर्स्ट इम्प्रेशन ही ऐसा डाला है कि उसे देखते ही मुझे गुस्सा आ जाती है। बेटा, अक्सर ऐसा होता है कि शुरू में जिस लड़की को देखते ही गुस्सा आ जाता है उससे ही बाद में हमें प्यार हो जाता है। बच कर रहना उससे। पापा ने जोर जोर से हंसते हुए कहा तो मम्मी भी मुंह दबाकर हंस पड़ी। ऐसी लड़कियों से प्यार हो जाना होता मुझे तो अब तक बहू के लिए तरस ना रही होती आप। मैं मम्मी को घूरते हुए वाश बेसिन की ओर बढ़ गया। नया शहर, नई ब्रांच, नए लोग, सबके साथ तालमेल बिठाने में दिन मेरे कैसे गुजर रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। एक दिन सुबह सुबह कानपुर में ही रहने वाले मेरे दोस्त अविनाश का फोन आ गया। साले, 10 दिन से ऊपर हो गए तुझे कानपुर आए, अभी तक मिलने की फुर्सत नहीं मिली है तुझे? अरे यार, मिलता हूँ जल्दी ही किसी दिन। अभी तो घर और बैंक दोनों ही जगह व्यस्तता ज़्यादा है। वह तो मैं समझ सकता हूँ यार, पर आज थोड़ा सा समय निकाल मेरे लिए, कुछ ज़रूरी काम है तुझसे। मैं 11 बजे के करीब तेरे बैंक आ रहा हूँ। 11 बजे अविनाश मेरे पास आया तो उसने थोड़ी देर के लिए मुझे अपने साथ स्टेट बैंक चलने की बात कही। यार, स्टेट बैंक से लोन ले रहा हूँ। अब तक तो अकेले ही चक्कर मार रहा था, पर अब तू आ गया है तो सोचा तुझे साथ लेकर चलूँ, शायद काम जल्दी हो जाए। तू बैंक वाला है ना, तो बैंक वाले तेरी ना सही तो बैंक वाले मेरी ना सही तेरी तो कदर करेंगे और मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अविनाश मेरे बचपन का दोस्त था, इसलिए उसके लिए समय निकालना ही था मुझे। स्टेट बैंक की ब्रांच भी पास में ही थी, इसलिए मैं अपने मैनेजर को बताकर थोड़ी देर के लिए अविनाश के साथ स्टेट बैंक चला गया। मैंने अपने परिचय दिया तो हमें तुरंत ही बैंक मैनेजर से मिलने के लिए उनके केबिन में जाने दिया गया। अंदर मैनेजर की कुर्सी पर बैठी लेडी को देखकर मुझे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तुम, मेरा मतलब आप यहाँ की मैनेजर हैं? बोलने के बाद मैंने अपने स्वर को तुरंत परखने की कोशिश की कि कहीं मेरे अंदर की तिरस्कार वाली भावना इस समय भी मेरे शब्दों में तो नहीं झलक आई है। उस दिन वाली लड़की यानी उर्वशी बैंक मैनेजर की कुर्सी पर विराजमान थी। ओह, you Mr. Anirudh, I didn't know. Apart from being my neighbor, you also are a banker. What a pleasant surprise. I am so sorry. उस दिन के बाद से इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि हम एक दूसरे के बारे में कुछ जान पाएं
या बता पाए, कहते हुए उसने हमें बैठने का आग्रह किया। मैं यंत्र चालित सा सामने की कुर्सी पर बैठ गया, पर जिस रोग के साथ मैं अविनाश के साथ आया था, अचानक वह न जाने कहाँ गायब हो गया। मेरी जबान जैसे तालू से चिपक गई। अविनाश ने उर्वशी से अपने लोन के संबंध में क्या क्या बात की और कौन कौन से पेपर साइन कराए, कब हमारे सामने चाय आई और हमने पीकर खत्म कर डाली, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहा। चलें, कहते हुए जब अविनाश उठकर खड़ा हुआ तो मैं जैसे सोते से जागा। कभी घर पर आइए, कहते हुए उर्वशी ने सलीके से हमसे हाथ मिलाकर हमें विदा किया। वहां से लौटकर जाने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपना सब कुछ गंवा आया हूँ। आंखों के सामने बार बार उसकी तस्वीर आने लगी। ओ, यू मिस्टर अनिरुद्ध इज नॉट ओनली माई नेबर बट ऑल्सो माई बैंक मेट। उसके कहे शब्द आत्मविश्वास से लबरेज उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने हरदम घूमने लगा। मुझे लगने लगा कि मेरा चैन छिन गया है। जिसे मैं कल तक पागल, बेवकूफ, छल्ली, न जाने क्या क्या संबोधन दिया कर रहा था, वह मुझसे योग्यता में 4 कदम आगे है। हे भगवान, यह क्या हो रहा है मुझे? दिन रात अब उसका ही ध्यान क्यों आ रहा है मुझे? क्या जिससे पहली मुलाकात में नफरत करने लगा था, उससे दूसरी मुलाकात में मैं प्यार करने लगा हूँ? मैं बेहद बेचैन रहने लगा। अपने दिल का हाल कहूँ तो किससे? मैं पहले से भी ज़्यादा अपने आप में सिमटने लगा। अनिरुद्ध, तुझे एक बात बताऊंगी तो तू मेरी ही तरह हैरान रह जाएगा। एक दिन खाना खाते समय मम्मी ने मुझसे कहा। कौन सी बात? उर्वशी कॉलेज गोइंग गर्ल नहीं है, वह तो स्टेट बैंक में मैनेजर है। आज ही उसकी मम्मी ने बताया मुझे। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ सुनकर। मैं तो यही समझती थी कि वह कॉलेज जाती होगी पढ़ने। देखने में तो बिल्कुल छोटी सी दिखती है, माँ ने बड़े उत्साह से बताया। पर मेरी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया न पूछ बैठी। क्या हुआ, तुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है सुनकर? मैं मिल चुका हूँ उससे बैंक में। मुझे पता है कि वह बैंक मैनेजर है। अविनाश के साथ लोन के सिलसिले में गया था उसके बैंक में। तो तूने हमें क्यों नहीं बताया? मम्मी नाराज होते हुए बोली। अरे 2-3 दिन पहले ही तो मिला हूँ। काम का इतना प्रेशर है आजकल कि आप लोगों को बताना याद ही नहीं रहा। मैं अपनी किसी खिसियाहट छिपाने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि वह मुझसे बेहतर है, इस सच्चाई को मैं अभी तक ठीक से पचा नहीं पाया था। चलो, गनीमत है, अब कम से कम उसे अपने घर में आने लायक तो तू समझेगा। खामखा इतनी अच्छी लड़की से अपने मन में इमेज खराब किए बैठा था तू। पूछ लो इससे कि अगर ये लड़की इसे घर में आने लायक लगे तो हम गाजे बाजे के साथ ले आए उसे। पापा हमेशा की तरह मजाकिया मूड में थे, पर मैं हर बार की तरह इस बार पापा के मजाक का कोई करारा जवाब नहीं दे पाया। मेरे अंदर आए परिवर्तन के एहसास ने मुझे खामोश रहने दिया था। बैंक में हुई मुलाकात के बाद उर्वशी मेरे वजूद पर छाने लगी थी। लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस पर से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा था। उसके गर्मजोशी भरे हथेलियों के स्पर्श को मैं बार बार अपनी मुट्ठी बंद करके महसूस करने की कोशिश करने लगा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं जितना ही उस पर से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, वह इतना ही मुझे अपनी ओर खींच रही है। उसका आत्मविश्वास से लबरेज चेहरा, हमसे बातें करते करते लगातार फाइलें साइन करना, लगातार बज रहे फ़ोन को एक के बाद एक रिसीव करना, सधे शब्दों में बातें करना, सब कुछ दिन रात मेरी आंखों के सामने घूमता रहता था। मुझे महसूस होने लगा था कि शायद यही वह ब्यूटी विथ ब्रेन है जिससे मिलाने के लिए भगवान ने मुझे इलाहाबाद से कानपुर भेजा है। अनिरुद्ध, अब तो तुझे उर्वशी और उसके परिवार वालों से कोई परेशानी नहीं है ना? तो कल संडे को हम उसे और उसकी मम्मी को लंच पर बुला लेते हैं। बहुत मदद की है उन लोगों ने हमारी। एक छोटी सी थैंक्स गिविंग पार्टी तो देनी ही पड़ेगी ना उन लोगों को, मम्मी ने कहा। ठीक है, बुला लीजिए, कहकर मैंने सहर्ष अपनी सहमति दे दी। किसी लड़की के कितने रूप हो सकते हैं, यह उस दिन उर्वशी को देखकर मैं सोच रहा था। आज न ही वह पहले दिन वाली अल्हड़ बेफिक्र उशिखन लड़की लग रही थी और न ही बैंक मैनेजर की कुर्सी पर बैठी चुस्त सजग और कर्मठ अधिकारी। जीन्स और गुलाबी कुर्ती पहने एक घरेलू और जिम्मेदार बेटी सी मम्मी के साथ किचन में लगी उर्वशी मुझे मेरे सपनों में सजी जीवन संगिनी सी लग रही थी।
कैसा जादू था इसके अंदर कि इसने चंद दिनों में ही मेरे अहंकार को छिन्न भिन्न कर पाषाण से इंसान बना दिया था। मेरे सपने मूर्त रूप लेने लगे। मैं अपने आप को तौल रहा था कि इसे आई लव यू कहने की हिम्मत कर पाऊंगा कभी। उसके घर में उपस्थिति से मैं बहुत नर्वस हो रहा था। मदद के बहाने उर्वशी के पास जाना मेरे स्वभाव के बिल्कुल ही प्रतिकूल था, पर इससे पहले प्यार की खूबसूरत अनुभूति भी तो नहीं हुई थी मुझे। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। किचन से प्लेट लेकर आती उस अजीब सी लड़की के हाथ से प्लेट मैंने आगे बढ़कर ले ली और डाइनिंग टेबल पर लगाने लगा। मुझे उसका सानिध्य अच्छा लग रहा था। भाभी जी, आपकी बेटी बहुत प्यारी और होनहार है। इसने तो पहले ही दिन से प्यारी प्यारी बातों से हम सबका दिल जीत लिया है। खाना शुरू होते ही मम्मी ने बातों का सिलसिला शुरू किया। अब तो आप लड़का भी देख रही होंगी इसकी शादी के लिए। मम्मी के मुंह से उर्वशी की शादी की बात सुनकर अचानक से मेरा गला सूख गया। गिलास उठाकर 2 घूंट पानी पीकर मैंने अपना गला तर किया। उर्वशी मेरी बेटी नहीं है, बहू है। मेरे इकलौते बेटे क्षितिज की विधवा। मेरे हाथ से गिलास झटके से छूटकर नीचे गिर गया। ओह! मम्मी पापा के मुंह से एक साथ निकला। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि सुनकर मम्मी को भी अपने हाथ से कुछ छूटता सा लगा। आई एम सॉरी भाभी जी। दरअसल उर्वशी को देखकर हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं। हम तो आज तक इसे आपकी बेटी ही समझते आए हैं। मम्मी भी उर्वशी की सच्चाई जानकर हतप्रभ थी। थोड़ी देर पहले तक का औपचारिक खुशी का वातावरण गमगीन हो गया था। उर्वशी की सास की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी और उर्वशी अपनी कुर्सी पर तटस्थ बैठी चम्मच से पुलाव के दानों को इधर से उधर करने लगी। पागल है यह। किसी को एहसास नहीं होने देना चाहती है अपने अंदर के दर्द का। वह गजल सुनी है ना आप लोगों ने? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। सोचती है बिना मतलब हंसती हंसाती रहेगी तो इसके अंदर के दर्द तक कोई झांक नहीं पाएगा। मैं अपने कलेजे पर पत्थर रखकर समझाती रहती हूँ इसे कि अपने बारे में सोच। पहाड़ सी जिंदगी पड़ी है आगे, दूसरी शादी कर ले। पर इसे किसी की सुननी हो तब ना। उर्वशी की सास बोले जा रही थी। वह तो बेटा था, छोड़कर चला गया, पर यह बहू होकर भी नहीं जा रही है मुझे छोड़कर। मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। कहती है क्या कमी है मेरी जिंदगी में। सब कुछ तो है मेरे पास सिवाय क्षितिज के। क्षितिज आपका प्रतिरूप थे। आपके रूप में क्षितिज को देखती रहती हूँ। आप खुश होती हैं तो ऐसा लगता है क्षितिज मुस्कुरा रहे हैं। क्षितिज की मुस्कुराहट से मैं कैसे दूर जा सकती हूँ भला। जीने के लिए दोहरा चरित्र ओढ़ लिया है मेरी बहू ने। अंदर गम का दरिया बह रहा है और ऊपर से ऐसा दिखाती है जैसे इससे ज्यादा खुश मस्त बेफिक्र और कोई है ही नहीं। मुझे खुश रखने के लिए न जाने क्या क्या यत्न करती रहती है। इसे लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, पर समझकर भी मैं अकेले में आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती हूँ अपनी फूल सी बहू के लिए। आंसुओं में लिपटे उनके एक एक शब्द मेरे कानों में गर्म शीशा उड़ेल रहे थे। मेरा वहां और बैठे रह पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। आंखें आंसुओं को अंदर ही रोकने के प्रयास में लाल हो गई थी। मैं महसूस कर रहा था कि मुझे कदम कदम पर मात देने के लिए इस अजीब सी लड़की ने मेरे जीवन में प्रवेश किया है। मेरा दम तेजी से घुटने लगा। एक्सक्यूज मी कहता हुआ मैं वहां से उठकर बाहर खुली हवा में निकल आया। अंदर रोके हुए आंसू आकर आंखों में इकट्ठे हो चुके थे। पहली बार किसी लड़की के लिए दिल में प्यार जैसी कोमल भावना का एहसास किया था मैंने। वह खूबसूरत एहसास अभी तन मन में अपनी सुगंध बिखेरने को बढ़ा ही था कि ऐसी क्रूर सच्चाई का थपेड़ा पड़ा। अब मेरे आंसू मेरी आज्ञा मानने को तैयार नहीं थे। मुझे उन्हें छिपाने का रास्ता चाहिए था, क्योंकि उनका बहना बहुत जरूरी था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। शायद बादल मेरी पीड़ा को कम करने की कोशिश कर रहे थे। बारिश की बूंदों में आंसुओं को बेखौफ बहने की इजाजत देकर मैं लक्ष्य विहीन सा सड़क पर चलने लगा। एक अजीब सी लड़की। सचमुच कुछ अजीब सी ही थी उर्वशी मेरी नज़र में तो, जिसने अपने गम को छिपाया था दूसरों से,
मुस्कुराती थी हमेशा सिर्फ दूसरों के लिए। वह अजीब सी लड़की आपको कैसी लगी? आपके क्या विचार हैं, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। आप अपने कमेंट्स में, अपने फ़ोन के माध्यम से या जिस तरह से भी आपको सुविधा हो मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और उनके छोटे कमेंट्स मैं तुरंत जल्दी जल्दी पढ़ती हूँ। अजीत कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। राजेश राज जी, बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है? आवाज़ की प्रॉब्लम। आरती सिंह है, बहुत सुंदर प्रस्तुति सखी। एकता उपाध्याय जी हैं, लाजवाब लिखा है इन्होंने। राजेश राज जी, नहीं लगा ये तो सुनी सुनी है जी, आपने वनिता में पढ़ी होगी ज़रूर से इसको, क्योंकि वनिता में प्रकाशित हुई थी ये। अनुजा जी ने लिखा और गुंजन श्रीवास्तव ने, अच्छा इन्होंने एक साथ वाचिंग। स्मिता जी, मेरी कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शन्नू जी, आपकी कहानी ऐसी थी ही कि मैंने सुबह पढ़ी तो मुझे लगा कि मैं ज़रूर इसको आज पढ़ूँगी। सस्पेंस में कुछ बताना नहीं चाहिए, जी बिल्कुल सही कहा आपने, सस्पेंस तो सस्पेंस ही रहने देना चाहिए। और फिर इन्होंने राजेश राज जी ने लिखा गज़ब। दीपा पांडे जी हैं, इन्होंने लिखा बहुत सुंदर प्रस्तुति। सुधा रंजन जी हैं, बेहतरीन। राजेश राज जी ने लिखा वाकई अजीब लड़की है, बेफिजुल बात करने की बिल्कुल आदत नहीं है, जी बिल्कुल सही बात है। ललिता वाजपेयी जी थी, नम्रता चावला जी थी, आरती सिंह जी हैं और सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुंजन जी ने लिखा शन्नू जी, आप और आपकी वो अजीब सी लड़की दोनों ही दिल में समाती जा रही हैं, जी आपका दिल बहुत बड़ा है लगता है। मेरे जैसे मोटे लोग अगर आपके दिल में समा जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सौरभी मनीष श्रीवास्तव जी वाचिंग। सौरभी मनीष, सुधा राजेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं। स्मिता जी, शानदार कहानी लिखी आपने, आपको कहानी पसंद आई, बहुत खुशी की बात है। और अलीशा जी हैं। गुंजन जी ने लिखा नमन है ऐसे माता पिता जैसे सास ससुर को। अनीता कंसिल जी हैं, इनको कहानी बहुत टचिंग लगी। और अनुजा जी हैं, इन्होंने लिखा है सच अजीब सी लड़की। बात सही है, कहानी अजीब सी लड़की की थी ही, क्योंकि अपने दर्द को छुपाकर दूसरों के लिए मुस्कुराना और दूसरों को खुश रख पाना बहुत ही अजीब लगता, कठिन काम है। और उर्वशी इसमें सफलता पाती है। तो बस आज की हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है, उसके साथ ही जज्बातों के भवसागर का यह एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है। और अगले शुक्रवार को फिर अपनी एक नई कहानी के साथ मैं फिर 5 बजे आप सबसे मिलूँगी। और आप सबसे आग्रह करती हूँ कि आप दोबारा से फिर से 5 बजे अगले शुक्रवार को मिलिएगा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नमस्कार। जी धन्यवाद।